बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो कि 18th चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। किसी भी आर्टिकल की इम्पॉर्टेंस इस लिहाज से भी होती है कि वो डेली लाइफ में कितना इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर जो है, इसके आने से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में और हमारी भी डेली लाइफ में एक रेवोल्यूशन आया। एक छोटा सा पुर्जा जिसने बड़े ज़्यादा जादुई काम किए और आज इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी सारी चीज़ों में, बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट में ये इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ हमारे जहन में आता है कि साउंड सिस्टम में जो एम्पलीफायर लगा होता है उसी को एम्पलीफायर कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस डिवाइस का नाम भी एम्पलीफायर है। बेसिकली एम्पलीफायर जो है ये किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। एक वीक सिग्नल जो है उसको ये एम्पलीफाई करके तो एनलार्ज कर देता है और बल्कि उसमें इन्वर्ट भी कर देता है। इन्वर्जन हम पढ़ेंगे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ क्यों हो जाता है। तो छोटे से सिग्नल को ये ताकतवर बना, जैसे हम माइक्रोफोन में बोलते हैं, हमारी आवाज़ कम है और आगे स्पीकर से अच्छी खासी ज़्यादा आवाज़ आती है। कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट तो नहीं है, क्योंकि साउंड एनर्जी की एक टाइप है और हम बोलते आहिस्ता आवाज़ में और आती स्पीकर में से बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट नहीं है, ये आपने सोचना है। फिर मैं इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा, ठीक है। कई बच्चे आंसर दे भी देते हैं, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आर्टिकल के एंड पे आपने सोचना है, सारा समझने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा इसका आंसर क्या है। तो फ़िलहाल ये हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है, जिसमें आपको पता है कि जो एमिटर बेस जंक्शन है ये वाला, ये हमेशा क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो फॉरवर्ड बाइस्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो P रीजन है, बेस P है, मैंने रेड कलर से उसको ज़ाहिर किया है। P रीजन को आप कनेक्ट कर देंगे किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N रीजन को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और इस बैटरी का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, VBB। और एक हमने रजिस्टर लगाया जिसको RB कहते हैं। इसके बाद एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस के बाद कलेक्टर और बेस जंक्शन जो है, कलेक्टर बेस, ये रिवर्स बाइस किया जाता है। कई कलेक्टर और एमिटर को देख लेते हैं, जैसे कि देखें अगर हम रिवर्स बाइस करना चाहें तो ये जो N टर्मिनल है इसको हम बैटरी के किस, N रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे रिवर्स बाइस करने के लिए। और अगर हम इस तरह बैटरी कनेक्ट कर दें तो अगर हम कलेक्टर के एंड से देखें, इसको भी हम सेम बैटरी लगाएंगे ऐसे। अच्छा, अगर हम कलेक्टर के एंड से देखें तो कलेक्टर जो N रीजन है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। N रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये क्या लग रहा है, रिवर्स बाइस। लेकिन नीचे जब एमिटर का N रीजन देखते हैं तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और यहाँ से देखें तो ये फॉरवर्ड बाइस वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो मसला ये कि हमने कलेक्टर एमिटर को नहीं देखना, हमने देखना किसको है, कलेक्टर बेस जंक्शन। अब कलेक्टर का जो N है वो किस टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव से, और बेस का जो P रीजन है वो किस से कनेक्ट है, N नेगेटिव टर्मिनल से। तो कलेक्टर बेस जंक्शन वो अभी भी रिवर्स बाइस्ड ही है। कलेक्टर एमिटर को ना देखें, कलेक्टर बेस को देखें, सही है। उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्टर है ये वाला, यहाँ पे इसके क्रॉस, यहाँ पे बुक में शो किया हमने इनपुट अप्लाई करना है। वो इनपुट सिग्नल क्या होता है, हमारी आवाज़ जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बन के, छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के तो यहाँ अप्लाई करते हैं, जिसको हम डेल्टा V इनपुट कहेंगे। और आउटपुट जो है वो बेसिकली तो इस रजिस्टर RC के क्रॉस होता है। मेनली पता क्या है कि ये जो रजिस्टर है ना, इसके अक्रॉस हमने लोड लगाना होता है, इसके क्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। और ये लोड ये होता है स्पीकर जो है, ये जो RC है ना, यही हमारा स्पीकर है और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना है, आउटपुट वोल्टेज। लेकिन बुक में चूँकि यहाँ जैसे डायग्राम बनाई है तो मैं सेम वैसी डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। तो बुक में यहाँ पे उन्होंने दिखाया है जनाब कि ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, V आउटपुट, जिसको VCE के इक्वल कहा है। VCE के इक्वल क्यों कहा है, VCE क्योंकि एक टर्मिनल ये वाला
सी है और नीचे वाला टर्मिनल ये ई है, एमीटर से आ रहा है। तो एमीटर और कलेक्टर दो टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। तो हमने देखना है कि इसका आउटपुट जो है उसका फार्मूला डिराइव करना है और एम्प्लीफिकेशन, फिर इसका गेन का फार्मूला डिराइव करेंगे। गेन के इनपुट के मुकाबले में आउटपुट की रेशो क्या है। तो इसको दो हिस्सों में हम कन्वर्ट करेंगे। पहले डिराइव करेंगे, पहले जब आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया। इनपुट कौन सा, ये वाला इनपुट जो हमारा माइक्रोफोन से साउंड था वो अभी आप नहीं अप्लाई कर रहे, सिर्फ बैटरीज लगी हैं। बैटरी कौन सी, VBB और VCC, ये ऑन है, यानी सर्किट ऑन हो गया है। तो तब हमने इसकी आउटपुट लूप में KVL अप्लाई करना है। अप्लाइंग KVL इन द आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में KVL अप्लाई करके इसके आउटपुट की इक्वेशन एक हम फाइंड करेंगे। वो क्या है, KVL का तरीका ये होता है, आपने क्लोज्ड लूप पे अप्लाई करना है और किसी एक कोने से शुरू हो जाना है। जैसे वो ये कोना, ये नीचे, मैं इस कॉर्नर को नाम दे लेता हूँ, E का नाम दे लेता हूँ। ऊपर एक कॉर्नर को C का नाम दे लेते हैं। इस कॉर्नर को कुछ कह लें A कह लें और इस कॉर्नर को B कह लें। तो आपने स्टार्ट करना है E से और घूम के वापस यहीं पे आना है और देखना है कहाँ वोल्टेज गेन और कहाँ पे वोल्टेज लॉस। तो पहले इस बैटरी से जब आप गुजरेंगे तो बैटरी में से आप जब ऊपर जाएंगे तो आप असल में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप उसको क्या लिखेंगे, +VCC। उसके बाद अब रजिस्टर की बारी। रजिस्टर में जो करंट पास कर रहा है वो IC है। तो रजिस्टर में से जब गुजरें तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, उसको हम लिखेंगे -ICRC। अब ये C पॉइंट पे आ गए, C से A तक क्या होगा, C से A तक ना गेन ना लॉस। तो अब जब आप इस ट्रांजिस्टर में से गुजरेंगे, कलेक्टर से एमिटर की तरफ आएंगे, तो पता है आपको इसके भी दो बैरियर, ट्रांजिस्टर के अंदर दो बैरियर होते हैं जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं और ये रेजिस्टेंस के तौर पे डील करें। जब रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज लॉस। तो उसको लिखा जाएगा -VCE इज़ इक्वल टू 0। तमाम पोटेंशियल डिफरेंस जो हैं वोल्टेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज़ 0। ये KVL की स्टेटमेंट थी। इनमें से बताएं आउटपुट किसको कहा जा सकता है, तीनों में से आउटपुट किसको कहा जा सकता है, +VCC को नहीं, ICRC नहीं, VCE को हमने आउटपुट कहना है। तो इसको आउटपुट कह के इनका सबका सम 0 कर दिया। उसके बाद आउटपुट को आप सेपरेट कर लें, V आउटपुट, बाकी चीज़ें आप उधर ले जाएं दूसरी तरफ। तो उस साइड पे जाकर क्या बन जाएगा जनाब, V आउटपुट तो जाके पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन आ जाएगी VCC -ICRC। अच्छा, यहाँ पे आपने IC की वैल्यू पुट करनी है। अब IC की वैल्यू जो है वो क्या है, IC की वैल्यू इस कलेक्टर का जो करंट है, आपको पहले तो पता है, जो एक हमने कहा था करंट गेन बीटा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कर लेते हैं, यानी करंट गेन बीटा था और वो किसके इक्वल था, IC/IB। यहाँ से IC का फार्मूला क्या बनता है, बीटा टाइम्स ऑफ IB। अब IB बेस जो करंट है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। अब बेस करंट किस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है और कौन सी रेजिस्टेंस उसके रास्ते में आएगी। तो बेस ये जो वोल्टेज है ना VBB, इसको हम VBE भी कहते हैं क्योंकि ये बेस और एमीटर को अप्लाई किया है। तो उसी वजह से मैं यहाँ वोल्टेज के साथ VBE लिख रहा हूँ। और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ नहीं बनाई और बुक में अगर देखें, वो एक रेजिस्टेंस यहाँ करके बुक में बनाई है विच इज़ RIE। ये रेजिस्टेंस कौन सी है, RI। जब बेस करंट जो कि यहाँ से एंटर होगा, वो जब बेस से एमिटर, क्योंकि करंट ने कहाँ से कहाँ जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से ऊपर, फिर इधर, और उसने जाना है एमिटर के थ्रू यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाना है।
और उस बेस से जब एमिटर में करंट जा रहा होगा तो रास्ते में एक बैरियर आता है, बेस एमिटर जंक्शन का बैरियर, उस बैरियर की रेजिस्टेंस RIE है। तो हम फिर रेजिस्टेंस को क्या लिख देंगे, इस रेजिस्टेंस को हम लिख देंगे जनाब RIE। तो ये कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है ये पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इसको क्या लेते हैं, ठीक है जी। तो हम इस वैल्यू को पुट करने लगे हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके सामने कि जो आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस IC की जगह क्या पुट कर देंगे, बीटा टाइम्स डेल्टा VBE ओवर RIE इंटू RC। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन A, बल्कि इसको हम VBE कह लें, वो डेल्टा इनपुट के साथ लगाएंगे, छोटा सा सिग्नल और इनपुट में जो चेंज आएगा उसकी वजह से हम उसके साथ क्या लगाएंगे, डेल्टा। इसको VBE ही रहने दें, VBE ये इनपुट था, उसमें जो इजाफा करेंगे हम वो डेल्टा V इनपुट होगा। अच्छा, ये इक्वेशन आपकी तब की है कि जब आपने अभी साउंड अप्लाई नहीं किया, यानी हम स्पीकर में अभी खुद नहीं बोल रहे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं जनाब हाईलाइट, इक्वेशन A कहा हमने इसको, ये हम यूज़ करेंगे बाद में। अच्छा, इतना देखने समझ आया, ये हमने आउटपुट लूप पे KVL अप्लाई किया था, ठीक है। आउटपुट लूप पे KVL अप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई। अब मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल भी अप्लाई कर देंगे, यानी हमारी आवाज़ माइक्रोफोन के ज़रिए एक वोल्टेज बन के अप्लाई होगी, तो ये वोल्टेज भी बेस में करंट इंजेक्ट करेगा, डेल्टा IB कह लें। पहले खाली ये बैटरी करंट इंजेक्ट कर रही थी बेस में, ठीक है। अब हमारी आवाज़ भी एक छोटा सा सिग्नल बन के तो बेस में करंट इंजेक्ट करेगी, डेल्टा IB। तो जब इनपुट में थोड़ा सा इजाफा होगा तो आउटपुट में भी इजाफा होगा। क्यों, बेस करंट अगर बढ़ा है तो देखें कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स होता है बेस करंट का, और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो नई इक्वेशन है, नई इक्वेशन इनपुट अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इनपुट कह लें इसको, हमारी जो साउंड थी ना वो अप्लाइड वोल्टेज बन के अप्लाई होगी। तो जो आउटपुट है इक्वेशन पता क्या बन जाएगी, जो पहले V0 था वो अब क्या बन जाएगा, V0 प्लस डेल्टा V0। थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं इसको, V0 प्लस डेल्टा V0। ये वो है जो आउटपुट में इजाफा होगा इनपुट में इजाफा करने की वजह से। और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, VCC माइनस बीटा। पहले इनपुट जो बेस करंट का सबब बन रही थी वो सिर्फ ये बैटरी थी, ये वोल्टेज था। अब उसमें इजाफा हो जाएगा किसका, VBE में इजाफा हो जाएगा डेल्टा V इनपुट। ये वो वोल्टेज जो आपका साउंड जो कन्वर्ट हो गया छोटी सी इलेक्ट्रिक पल्स में, डिवाइडेड बाय IRE इंटू RC। इस इक्वेशन को ज़रा और आगे मॉडिफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वैल्यूट करते हैं, VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC माइनस, क्योंकि ये बीटा है RC और RIE, ये इन दोनों के साथ अटैच होंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हैं। तो पहले हमने बीटा RC और RIE को डेल्टा VBE के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब डेल्टा V इनपुट के साथ सबको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बारी। तो माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC। इस इक्वेशन को हम नाम दे लें जनाब इक्वेशन B है ये, ठीक है, इक्वेशन B। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, लें जी, ये इक्वेशन भी हाईलाइट कर ली। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी। चाहिए मैं आपको ना एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा कि असल में फिज़िकली एम्प्लीफिकेशन कैसे होती है। तो ना डेरिवेशन से असल चीज़ जो मुझे भी कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में समझ नहीं आई थी और मेरा ख्याल है 99% लोगों को समझ नहीं आती फिज़िकली समझाना कि एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे हुई और कैसे हुई। उसमें एक सेपरेट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि वो अलग से एक प्रॉपर लेक्चर है, सिर्फ इतनी बात समझाना कि एम्प्लीफिकेशन कैसे हुई। तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इक्वेशन आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तरीका ये होता है कि लेफ़्ट साइड में से आप लेफ़्ट साइड माइनस करें ऊपर वाली इक्वेशन की। तो जब ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा वी आउटपुट बाकी रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। और अगर आप मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो कंप्लीट करके देख लेते हैं। हम एक इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को इस कलर में लिख लेते हैं डेल्टा वी नॉट, और दूसरी इक्वेशन को हम फिर बाद में, ये मैंने इक्वेशन बी लिखी है पहले ब्लू कलर से, वी सी सी माइनस वी बीटा वी बी ई ओवर आर आई ई इंटू आर सी माइनस बीटा डेल्टा डेल्टा वी इनपुट ओवर आर आई ई इंटू आर सी माइनस किसी और कलर से मैं ज़ाहिर कर देता हूँ दूसरी इक्वेशन, इधर माइनस वी आउटपुट और दूसरी साइड पे भी माइनस, तो अच्छा सा कलर ना कर लें, ये कर लेते हैं जी माइनस वी आउटपुट, और इस साइड पे भी जो ऊपर इक्वेशन की लेफ़्ट साइड है वो यहाँ पे लाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, वी सी सी माइनस बीटा वी बी ई ओवर आर आई ई इंटू आर सी। अब यहाँ पे ये वी नॉट इस वी नॉट से कैंसिल, वी सी सी से कैंसिल, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, तो जो खाली टर्म बचेगी वो ये है। तो बचने वाली टर्म क्या बन गई आपके पास, लेफ़्ट साइड पे बचेगा सिर्फ डेल्टा वी आउटपुट और राइट साइड पे बचेगा माइनस बीटा डेल्टा वी इनपुट ओवर आर आई ई इंटू आर सी। आपने गेन का फार्मूला बनाना है। गेन जैसे कि एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट, ये भी कुछ उस तरह की चीज़ है। तो डेल्टा वी आउटपुट ओवर डेल्टा वी इनपुट इस साइड पे आ जाएगा माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। अच्छा अब जनाब ये जो चीज़ है आउटपुट और इनपुट की रेशियो, उसको कहते हैं गेन, और ये अभी ए से हम ज़ाहिर करेंगे। आगे जाके हम टाइप्स पढ़ेंगे, ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन, उसमें हम ये ए और जी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। खैर एम्पलीफायर यहाँ पे गेन के लिए ए का वर्ड यूज़ करेंगे, माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई, और ये हमारा है फाइनल रिज़ल्ट। कि कभी आपने गेन पता करना है, गेन एम्पलीफायर का निकालना है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। करंट गेन का पता हो, आर सी जो रेजिस्टेंस है, जो मैं कहा था लोड आपने जो लगाया है लोड, वो रेजिस्टेंस आर सी मालूम होनी चाहिए, और आर आई ई जो बेस और एमिटर जंक्शन की रेजिस्टेंस थी वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारा आर्टिकल है। इसमें मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा एम्प्लीफिकेशन कैसे होती है, करंट कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो बड़ा मज़े का भी लेक्चर है, थोड़ा समझने वाला भी है, तो उसको हम अलग आर्टिकल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज इसको वाइंड अप करते हैं। माइनस का मतलब लास्ट में बताया, बुक में भी वो मुझसे रह गया, वो क्या है। माइनस का जो साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन indicates that the output is 180 degree out of phase with respect to the input। इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर को देंगे एम्पलीफाई करने के लिए, वो एम्पलीफाई तो होगा साथ इन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो करस्ट था अपर हाफ साइकिल था वो लोअर हाफ साइकिल बन चुका होगा ये, और लोअर हाफ साइकिल अपर हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। इसका नुकसान क्या है ये भी हम ओप एम्प एज नाइट स्विच और कंपैरेटर में पढ़ेंगे
ये बिल्कुल नहीं होता कि लड़की की आवाज़ लड़के की बन जाएगी और लड़के की लड़की की आवाज़ इन्वर्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन ये सीन अगर आगे कहीं आप अप्लाई करेंगे तो तब फ़र्क पड़ता है इन्वर्ट होने का और ना होने का, जैसे कि मैं नाइट स्विच में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।